Dear friends, and welcome to our YouTube channel. This is Shubham Pandey again, and today I will discuss about some concepts and their related persons. So let's start the video. I hope these all of useful for your every examination. और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। आज हम इसको एवरी कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टर्म है सुपर राइस। सुपर राइस कॉन्सेप्ट जीएस खुश ने दिया था। और सुपर राइस कॉन्सेप्ट दिया क्यों गया? जैसे पहले क्या था, ट्रेडिशनल वैरायटी को ग्रो किया जाता था और उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। और इससे क्या देखा गया कि जो प्रोडक्शन है वो कम है और प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज़ करना है, तो उसके हमने रेजिड्यू को, जो रेजिडुअल प्राप्त होते हैं, उसके जो रॉ मटेरियल मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल यील्ड जो था उसको कम करके हमने इकोनॉमिक यील्ड को बढ़ाया, जिससे हमारा हार्वेस्ट इंडेक्स जो हो इंक्रीज हो। और इसलिए हमने इसके 40% इन्होंने जीएस खुश ने जो था बहुत ही इसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया था। इन्होंने अबाउट 40% जो इसका बायोलॉजिकल यील्ड था उसको जो है इकोनॉमिक यील्ड में कन्वर्ट करने का जो है पूरा प्रयास किया था। और लगभग कुछ हद तक हमें सफलता मिली थी। और उसके बाद जो वैरायटी डेवलप की गई जिसे सुपर राइस कहा गया, वो लगभग 20% तक उसका यील्ड बढ़ा। और इसलिए दीज जो वैरायटीज़ थी जो वो थी, उन्हें जो है सुपर राइस के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड राइस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि हाइब्रिड राइस जो है युआन लॉन्गपिंग ने डेवलप किया था। और ये फर्स्ट जो है हाइब्रिड जो था वो चाइना में डेवलप किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है? इसको इंगो पोर्ट्रिकुस ने जो है डेवलप किया था। और गोल्डन राइस डेवलप करने का मोटो जो था वो विटामिन ए को उसमें इंसर्ट करना था कि कितना अधिक से अधिक इससे विटामिन ए हमें मिले। उसका रीज़न था कि अबाउट पूरे होल वर्ल्ड के लगभग 190 मिलियन चाइल्ड एंड 122 मिलियन जो प्रेग्नेंट वोमेन थी वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, विटामिन ए डिफिशियंसी को। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो है फिलीपींस में इन्होंने जो है पूरा अपना प्रयास किया और उसके बाद उसको गोल्डन राइस डेवलप किया, जो कि उसमें विटामिन ए और अन्य एमिनो एसिड लाइसिन और उसका जो है अधिकता पाया गया। और ये कंट्रीब्यूशन करता, अब आप समझ लीजिए कि अगर इस गेन की 70 ग्राम अगर चावल को खाया जा रहा है, तो ये समझिए कि आपकी जो प्रोटीन की आवश्यकता है पर डे की, वो 70 ग्राम इसके राइस से आपको पूरा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए इन्हें कई अवार्ड और अदर जो है रिस्पेक्ट भी इन्हें मिला। और नेक्स्ट है प्रोटैटो। ये प्रोटैटो जो है आशीष दत्ता ने इसको विकसित किया था। और इनके और भी जो बहुत से साथी थे जो इनके साथ काम किए थे, लेकिन मेन मोटो और मेन जो इसका प्लान था वो इनका ही था। इसलिए जो है इन्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इनका रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इसमें ये प्रोटीटो लिखा है, लेकिन ये प्रोटैटो है, ए है ई के जगह पे। आप लोग इसको जो है राइटिंग करते समय इम्प्रूव कर लीजिएगा। प्रोटैटो है। प्रोटैटो का क्या मतलब होता है? इसमें प्रोटीन और अमीनो एसिड को इसमें भी जो है उसमें विटामिन ए था और इसमें प्रोटीन को हमें इंक्लूड करना था। तो इसमें भी जो है प्रोटीन को इंक्लूड करके और अमीनो एसिड को इंक्लूड करके जो है इन्होंने एक ही बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल वर्क किया और जिसके लिए इन्हें रिस्पेक्ट और सम्मान मिला। नेक्स्ट है क्राफ्ट आइडियोटाइप एंड हार्वेस्ट इंडेक्स। ये तो आपको पता ही होगा, जो हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है बायोलॉजिकल यील्ड और इकोनॉमिक यील्ड का जो रेशियो होता है उसी को हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। और हार्वेस्ट इंडेक्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि आपका जो वो होगा बढ़ेगा। हार्वेस्ट इंडेक्स अधिक है तो ये बेनिफिशियल, अगर कम है तो ये हमारे लिए हानिकारक है।
और इसके बाद क्रॉप आइडियोटाइप। एक हर एक प्लांट का एक आइडियल फॉर्म होता है और उसी तरीके से क्रॉप का भी आइडियल फॉर्म। पहले हम एक इंडिविजुअल प्लांट का आइडियल फॉर्म देखते हैं और उसके बाद क्रॉप का आइडियल फॉर्म। जब एक प्लांट आइडियल होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका एक प्लांट के कम्बिनेशन को ही हम क्रॉप कहते हैं, तो वो क्रॉप भी आइडियोटाइप होगा। और इस कॉन्सेप्ट को जो है दिया था डोनाल्ड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बता दूं आपको, इसमें से कुछ जो है इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं भी पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ड में है वो तो नॉर्मली बोलांग है, और इंडिया में जो है वो MS स्वामीनाथन। आपको पता है कि इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1965-66 में स्टार्ट हुआ था, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में। उसके बाद नेक्स्ट है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है कि वर्गीज कुरियन इससे रिलेटेड है, और ये इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिकल वर्क किया था। और इनका जो 30 ईयर का प्रयास था, 30 ईयर के प्रयास में इन्होंने मतलब कि 30 ईयर के बाद इंडिया आज तक कभी भी मिल्क के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक पे नहीं आई, फर्स्ट ही रैंक पे है, जब से इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया था। और इन्होंने जो है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाए थे, और ऑपरेशन फ्लड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये पहला जो चला था वो आपका 1970 चला था। पहला जो था, फर्स्ट जो था वो 1970-80। सेकेंड जो था वो 81-85, और जो ये थर्ड था 3 फेज में था, और जो थर्ड था वो 85-96। और इसके बाद से 96 से जो हमारा इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है मिल्क प्रोडक्शन में। सो इनका जो है कंट्रीब्यूशन वो बहुत ही अप्रिसिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका एवरग्रीन रेवोल्यूशन। एवरग्रीन जैसे क्या हुआ था, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो इसमें हमने पूरी नई टेक्नोलॉजी का, फर्टिलाइज़र का, इम्प्रूव्ड सीड का पूरा उपयोग करके, हमारा मेन मोटो था एक तरीके से जो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर था उसे इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल जो था एग्रीकल्चर में हमें जो है एक तरीके से कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने पर्यावरण को ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया, और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लॉस हुआ। आपको पता है कि टोटल जो पॉल्यूशन होता है, जो इन्वायरमेंटल में गैसें निकलती हैं हानिकारक, उसका उसमें 30% एग्रीकल्चर का है, 30-35% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए जो MS स्वामीनाथन ने फिर कॉन्सेप्ट एक दिया एवरग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब कि हम प्रोडक्शन तो बढ़ाएंगे लेकिन हमें उसके साथ साथ जो है थोड़ा इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो है MS स्वामीनाथन ने इसको भी दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है रेनबो रेवोल्यूशन, जो कि नीतीश कुमार ने दिया था। इसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड करते हैं और सबके लिए एक कम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वैसे इसमें रेनबो रेवोल्यूशन में हम पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को कंबाइंड करके जो योजना चलाते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो पूरे कंबाइंड रूप में करते हैं। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन है। गोल्डन रेवोल्यूशन आपको पता है कि KL चड्ढा ने इसे दिया था, और ये जो है आपका हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद BT कॉटन। BT कॉटन क्या है, CD माई ने इन्हें विकसित किया था, और ये जो है पहला जो इसका वैरायटी था बॉल गार्ड था। बॉल गार्ड वैरायटी जो थी वो अमेरिकन मोनसेंटो कंपनी ने विकसित किया था इसको। और इसमें क्या बैक्टीरियल थोनिजन, इसमें एक बैक्टीरियल थोनिजन एग्रोबैक्टीरिया, उसको हम उसमें बैक्टीरियल थोनिजन को इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो अटैक होता है वो जो इसका जो बहुत हानिकारक कॉटन का इंसेक्ट है वो जो है इस पर अटैक नहीं करता। पेट्रोनोपोडा गासिपिला जो उसको जो है मतलब कि BT कॉटन बैक्टीरिया थोनिजन से अगर इंसर्ट कर दिया गया है तो उस पर अटैक ही नहीं करता है। उसके बाद क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही, और ग्रीन रेवोल्यूशन सब फर्स्ट टाइम जो टर्म दिया था उन्हें बेनियम गार्ड ने दिया था। उसके बाद नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन। तो नोबलाइजेशन क्या किया गया था, जो वेंकट पहले जो नॉर्थ इंडियन का जो केन था वो बहुत थिक था, और उसमें जो आपके फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और उसका जो आपका
जो वो परसेंटेज होता है, जो शुगर परसेंटेज होता है वो बहुत कम था। तो इससे क्या हुआ, जो इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन अपना किया कि जो जो साउथ इंडियन केन था और जो नॉर्थ इंडियन केन था उसका जो है एक तरीके से क्रॉस करवाया, और उसके बाद ये जो तैयार हुआ उसे इन्होंने नोबल टर्म दिया। और एक नोबलाइजेशन का वैसे भी नवीकरण होता है, तो ये नवीकरण तो काम था ही, इसीलिए इसे जो है नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन के टर्म के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइब्रिड काटन। हाइब्रिड काटन जो है सिटी प्लेट ने डेवलप किया था। ये किया था, ये पहली हाइब्रिड जो वैरायटी थी वो H4 थी। इन्होंने 1970 में इसको डेवलप किया था गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में है। उसके बाद क्या है, पूरा है प्रोवाइडिंग अर्बन। इसमें क्या था कि एमिनिटीज़ मतलब होता है कि जो फैसिलिटी हैं, जो फैसिलिटी APJ अब्दुल कलाम ने, आपको पता है कि ये कितने ही जो गरीब के और लोगों के जो है वो रहे हैं, उनका बहुत भलाई चाहते थे। और इसलिए इन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया था, एक तरीके से प्लानिंग चलाए थे और रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि जो जैसे अर्बन एरिया में जो फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है वही फैसिलिटी जो है रूरल एरिया में भी दी जाए। तो ये उनका पूरा मोटो था, और इन्होंने कुछ हद तक उसमें जो है अपना जो मोटो था उसको प्राप्त भी किया था। उसके बाद है सिंगल क्रॉस। सिंगल क्रॉस का आपका जो मतलब होता है वो होता है, देखिए सिंगल क्रॉस मतलब कि कोई भी A × B, ये सिंगल क्रॉस हो गया। EM ईस्ट एंड GS सूल ने दिया था। उसके बाद डबल क्रॉस। डबल क्रॉस क्या होता है, डबल क्रॉस जैसे A एंड B और ये हो गया, और इसको जब करते हैं C × D से, तो इसे हम कहते हैं डबल क्रॉस। उसके बाद अगर आप 3 वे क्रॉस देखें तो 3 वे क्रॉस में क्या होता है, A × B इसको किया, और इसके बाद जब C से करते हैं तो ये 3 वे क्रॉस हो जाता है। 3 वे क्रॉस डबल वे क्रॉस में इसमें क्या होता है, जैसे जो स्टेबिलिटी होती है, वेरिएबिलिटी होती है, प्रोडक्शन होता है, उसमें इफेक्ट होता है। और यही इसका सबसे बड़ा जो है मोटो होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि हमें कैसा प्रोडक्शन लेना है, कैसा उसमें उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो इसी पे डिपेंड करता है डबल, 3 वे, सिंगल वे, जो भी क्रॉस है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी से जो मतलब है कि जो प्लांट मतलब न्यूट्रिएंट, कोई भी फर्टिलाइज़र हो या कोई भी सोर्स हो जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें, उसका किस हिसाब से मोबिलाइजेशन होता है, प्लांट कैसे ऑब्जर्व करता है, इन सब पहले तो इसमें से सबसे पहले इसको ब्रे ने दिया था। और ये डबल क्रॉस आपको पता है कि DF जोन्स ने दिया था, और ये ब्रे ने दिया था जो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी है। इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था जस्टिस वॉन लिविंग ने, जिनका कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मिनिमम। वो पहला ऐसा कॉन्सेप्ट था जो उसके रिलेशन में था, जो कि मोबिलिटी या उसके मूवमेंट के रिलेशन में था, न्यूट्रिएंट के मूवमेंट के रिलेशन में। और ये सेकंड जो था न्यूट्रिएंट मोबिलिटी, ये ब्रे ने दिया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और वो जो लॉ ऑफ मिनिमम है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और जस्टिस वॉन लिविंग वो बहुत ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा वो पूछा जाता है। ये तो बहुत ही डीप में जाता है, लेकिन वो कॉमनली पूछ ही लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। उसके बाद ये वैल्यू क्या है, जैसे आप कोई भी ए वैल्यू, इसको जो है फ्रीड एंड इन, आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि टर्म किसने दिया था। मैं एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा कंसंट्रेट रहता हूँ, लेकिन आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ लेंगे थोड़ा, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। और वैसे तो आपको सब रटना पड़ता है, ए वैल्यू फ्रीड एंड इन, ए वैल्यू फ्रीड एंड, तो ये करने से थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा, और आपको ईजिली जो है याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। उसके बाद देखिए ए वैल्यू क्या होता है, जैसे आपके पास 2 सोर्स है, आप कोई 2 सोर्स देना चाहते हैं किसी एक न्यूट्रिएंट के लिए, और उसको आपने सॉइल में प्रोवाइड किया, तो उससे क्या होता है, जो फर्स्ट वो होता है मेन चीज़ से डिपेंड करेगा किस में जो है न्यूट्रिएंट परसेंटेज ज़्यादा है, किस में अवेलेबल आसानी से है, उसी अकॉर्डिंग जो है, और क्या पौधे में उपलब्धता है, किसकी कमी है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फर्स्ट। तो ए वैल्यू का मतलब होता है कि पहले ए को किसे वैल्यू दे रहा है, पहले ए को आप किस सोर्स को वैल्यू दे रहा है, तो ये इसीलिए ए वैल्यू इसे कहते हैं। और ये जो है फ्रीड एंड इन ने दिया था। और नेक्स्ट है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट आपको पता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो टोटल 21 हैं, जिसमें कि आपको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट और फिर बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। उसके बाद ये देखिए मैंने आपको लॉ ऑफ मिनिमम दे दिया था, जो JB लिविंग ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ इनवर्स यील्ड नाइट्रोजन, ये जो है इसका जो है वही विलकॉक्स ने इसको दिया था। और इनवर्स यील्ड क्या है कि जैसे जैसे आपका न्यूट्रिएंट, अगर नाइट्रोजन की कमी हो, जैसे जैसे 1% कमी हो रही है, तो उसी हिसाब से उसमें गिरावट होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है, और आपको समझेंगे तभी जब उसको थोड़ा डीप पढ़ेंगे।
उसके बाद लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लिमिटिंग फैक्टर, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। आपको पता है ब्लैकमैन ने, जैसे आप हिल रिएक्शन पता है, हिल रिएक्शन बैक और ब्लैक रिएक्शन, तो उसको हिल वो ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। तो वही है कि ऑन द बेसिस आप जो लाइट अवेलेबिलिटी है या और उसके जो अवेलेबिलिटी में रिएक्शन होता है, उसी के ऊपर डिपेंड किया गया है कि ये लॉ ऑफ ऑप्टिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जब लिमिटेड हो जाता है फैक्टर तो उसमें हिल रिएक्शन होने लगता है, और ऑप्टिमम रहता है तो लाइट रिएक्शन चलता है। यही है इसका कॉन्सेप्ट जो ब्लैकमैन ने 1905 में दिया था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मिस्चल डिच ने इसको दिया था। और नेक्स्ट है लीफ एरिया इंडेक्स। लीफ एरिया इंडेक्स आपको पता है, बहुत ही कॉमन है, वाटसन ने 1945 में दिया था। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है? परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट -15 बार पे होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये फिर से अगर आप इनको वाटर दे रहे हैं तो फिर ये जो है इम्प्रूव कर लेते हैं अपने आप को। ये -15 बार पे होता है। लेकिन एक होता है अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट, और जब अल्टीमेट जो बिल्डिंग पॉइंट हो -60 बार पे होता है। और इस पर जब इस कंडीशन में जब पौधे ड्राई हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप को फिर से जो है बैकअप नहीं ले पाते हैं, और वो फिर परमानेंटली सूख ही जाते हैं। तो ये जो है, जो ये होता है अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही पूछा जाता है अल्टीमेट बिल्डिंग पॉइंट कितने बार पे होता है, क्योंकि इस पे जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस पे पौधा चला जाए, इतना उसकी कमी हो जाए वाटर की सॉइल में, तो इससे जो है प्लांट डाई हो जाएगा। उसके बाद ये QI रिलेशनशिप है, जिसको जो है बैकेट ने दिया था। लॉ ऑफ मॉइस्चर इन सैचुरेटेड सॉइल, जैसे जो अनसैचुरेटेड सॉइल होता है, सैचुरेटेड सॉइल होता है। जो सैचुरेटेड सॉइल होता है इसमें डार्सी और पार्सली का लॉ जो है फॉलो होता है, उसमें इनकी लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है वाटर जो है फ्लो करता है। उसके बाद एलिलोपैथी, आपको पता है एलिलोपैथी जो होते हैं सब प्लांट्स ऐसे होते हैं, वीड्स ऐसे होते हैं, कोई भी प्लांट्स हो तो वो ऐसे केमिकल रिलीज करता है जिसका कि अदर प्लांट्स पे बुरा इफेक्ट पड़ता है, और कभी कभी इसका बेनिफिशियल भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो है ज़्यादातर जो है उसका हानिकारक प्रभाव ही पड़ता है। और इससे जो है अदर क्रॉप की जो क्रॉप वो होता है ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। तो इसे जो है हैंस मोली ने फर्स्ट टाइम दिया था 1937 में। उसके बाद एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, आपको पता है नॉन स्टैंडर्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो अक्सर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पूरे कॉन्सेप्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू साइंस एंड या फिर न्यूट्रिएंट से हैं रिलेटेड, उसमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मास फ्लो है। मास फ्लो आपको पता है कि जैसे जो इसमें मास फ्लो होता है, जो फ्लोइंग के द्वारा जो मटेरियल लिए जाते हैं उसमें इसका जो है बहुत ही महत्व है मास फ्लो का। उसमें मास फ्लो के द्वारा ही जो है ऊपर जो है पौधे ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद वर्नलाइजेशन लेसिंको ने दिया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीप में ज़्यादा पूछा जाता है। वर्नलाइजेशन होता क्या, जैसे बहुत ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें कि बहुत ही मतलब एक चलिए से चिलिंग पॉइंट पे उनको वो सर्वाइव कर पाते हैं। उनको अगर ज़्यादा भी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं जिनमें कि उन्हें उस टेम्परेचर को आर्टिफिशियली देना पड़ता है, और यही टेम्परेचर जब हम आर्टिफिशियली देते हैं तो उस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहते हैं। और इसको जो है लेसिंको ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, या कह लीजिए इसका जो है डिस्कवर किया था। और जब वर्जिन ऑफ प्लांट्स तो आपको पता है वेविलेन ने दिया था। और थर्मोपेरियोडिज्म वेंड ने दिया। थर्मोपेरियोडिज्म में होता है कि कौन सा प्लांट कितना जो है थर्मोपेरियोडिज्म जो है वो चाहता है कितने उसका वो है टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाता है, या कितना ज़रूरत होती है उसको। सो आई होप these are easily you have understand, and thanks for watching video. Please, if you have any query, if you want to video on the any topic, if you want, then please comment in comment section, and please like, share and subscribe our YouTube channel and this video. Thank you.